जिन गरीबों को ऑलरेडी लाखों मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं, वो गरीब जो हमारे MNA और पार्लियामेंटेरियन है, उन गरीबों को सहूलतें मिल रही हैं। आधी आधी रोटी खरीदते हैं मजदूर, वो जो काम करते हैं वो GDP बनता है, ग्रोथ होती है। इन गरीबों की से टैक्स कौन ले जाता है? या सरमायादार या ब्यूरोक्रेट्स। कर्जे लेकर कोई पाकिस्तान में थोड़ी लगाए। अगर इतना कर्जा पाकिस्तान में लगा होता तो पाकिस्तान तो जन्नत बन जाता। आपको प्रॉपर्टी डीलरों की हुकूमत नहीं चाहिए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल 86 अरब रुपए का है, ये क्यों आया है? पंजाब की 70% टेक्सटाइल मिल्स बंद पड़ी हैं। अगर वो चलेंगी नहीं तो वो ना सेल्स टैक्स उससे इकट्ठा होगा, ना इनकम टैक्स इकट्ठा होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो आना है। जिस मुल्क में टैक्स को देता ही नहीं है, वहाँ ये छोटी मोटी शॉर्टफॉल की क्या अहमियत है? मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? आपकी मेरी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? कोई हमारे हज उम्रे करने की कौन दे रहा है पॉलिसी? इस वक्त देखिए हुकूमत ने इवन यान की इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। जितना भी टैक्स लिया जाता है वो छीन के लिया जाता है। गवर्नमेंट छीनती है आवाम से, सरमायादार। जहाँ पे लोगों को ये यकीन हो कि मेरे टैक्स का पैसा लल्लो तलल्लो में उड़ेगा, मुझे उसका कोई रिटर्न नहीं, मुझे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, और फिर वो लोग मांग रहे हैं जिनको मैंने वोट ही नहीं दिया। अब तो आपकी सारी स्पिनिंग मिले वो तो खुद सोच रहे हैं कि हम भी इंपोर्टर ही बन जाए, मिले बंद ही कर दें, तो फिर आपके टैक्स टारगेट्स कहाँ से अचीव होंगे? FBR को ये तकलीफ है कि ये डॉलर रेट बढ़े, हमारे खामखा रेवेन्यू घर बैठे बढ़ जाएगा। FBR की परफॉर्मेंस इंतहाई पुअर है। जो हुकूमती इकदामात हैं, हुकूमती मुआशी पॉलिसी हैं, उनकी वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आते हैं, या FBR की नाकस हिकमत अमली की वजह से ये काम है? कि पंजाब पुलिस और FBR 100% सारा अमला निकाल दें तो शायद बेहतर हो जाए, अदरवाइज ये इदारे इंप्रूव नहीं कर सकते। इस दफा ना कुर्बानियां करेगा, सारी कुर्बानियां गवर्नमेंट को, तो आपका रेवेन्यू पूरा हो जाएगा। आप जन्नत में ना जाने, दुनिया को तो संवार ले पहले। तो जब पूरी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, कभी आप 1000 गाड़ियों की कोटेशन लेके पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स स्लैब है वो 59.5% तक जाते हैं, जो सारी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो। लूट मार करके ये हराम का पैसा इकट्ठा करके जाके उम्र अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं। इनका आप कहते हैं रेवेन्यू शॉर्ट है। FBR का काम टैक्स इकट्ठा करना है उस पॉलिसी के तहत जो हुकूमत देती है। जरूरत नहीं है टैक्स पेयर वाले उसको सहूलतें मिले, उसके पैसे से आम बंदे को, जो गरीब है, वो जो सहूलियात नहीं मिल सकती उनको तो मिलती है। हमने जो ऑफिसर ट्रेन किए ना CSS के थ्रू, वो आते ही डिफरेंटली हैं, वो हम पर हुकूमत करने आते हैं। जाके चोर बाजार में चेक करें क्या हालत है। आपकी मार्केट में जाएं तो LCD आपको 3.5 लाख की मिलती है, वहाँ 60,000 की मिलती है। जिस गरीब को सहूलतें मिलती है ना, अभी उन गरीबों की तनख्वाहों में 154% इजाफा किया गया है। इतनी ज्यादा स्मगलिंग हो रही है इस वक्त, कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। चोर बाजार में जाके पता किया, वो कहता है जी हमारे स्टोर में चाइनीज खुद यहाँ पहुँच देते हैं माल। देखें, जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आती ना, अवाम से कनेक्टेड नहीं होती, उसकी पॉलिसीज अवाम के रिएक्शन पे नहीं होती। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और FBR के इकदामात में भी कोई फर्क है? FBR के लोग भी बड़े उतने ही मुतनफ़िर हैं, लेकिन वो मजबूर है, या तो छोड़ दें या करना है तो इसी तरह करना है। हुकूमत माशी पॉलिसियां तो दे रही है, लेकिन साथ ये नहीं देख रही कि स्मगलिंग रोकना भी तो हुकूमत का काम है। FBR करप्ट तरीन महकमा होगा। FBR का ये पाकिस्तान नहीं है। ये तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बेच देते हैं तो मुल्क चल रहा है, बाकी हम कर्जे लेके पूरे करते हैं। जब आप नाजायज खर्चे करेंगे तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा ना आपके ऊपर। अवाम मर रही है, आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है। रोजों से पहले घी महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, चीनी का क्रशिंग सीजन चल रहा है, चीनी महंगी हो रही है। सारे FBR में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भर्ती कर लें और वो फतवा लेके हल्फ लेके बैठे, आप फिर नहीं टारगेट पूरे करते। फाइलर का मतलब यह है कि वो जब साल के बाद हिसाब देता है तो आपने उसकी असेसमेंट करनी, आप उससे किस बात का टैक्स ले रहे हैं? इस मुल्क को इकोनॉमिस्ट ने तबाह किया है। सादा सी बात यह है कि जिससे जितना टैक्स बनता है उतना ले। या इतनी हैरेसमेंट हो, खौफ हो, पीका एक्ट हो, फिर यहाँ से आपने इन्वेस्टर भगा दिया प्रॉपर्टी से, तो क्या वो सरमाया आ गया इंडस्ट्री में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल अय्यूबी। नाज़रीन, 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए FBR की क्या हिकमत अमली है, और 386 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए FBR ने जो मौजूदा टैक्स पेयर को टारगेट किया हुआ है, टैक्स पेयर के लिए क्या मुश्किलात है, मुआशी पॉलिसियों पर और मुआशी इक़दामात पर और मुल्क की मुआशत पर हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब, FCA हैं, साबिक सदर हैं दाऊद टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं उमर जहीर मीर साहब, FCA हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्लोबल टैक्स फोरम के। तो अपने गुफ्तगू का
बात सबसे पहले उमर साहब आपकी तरफ करूंगा। सर, ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल 86 अरब रुपए का है, ये क्यों आया है? देखिए, इस वक्त रेवेन्यू शॉर्टफॉल 386 बिलियन का आया हुआ है, जिसके ऊपर एफबीआर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हमें यह समझना चाहिए कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल इसलिए आता है जब आप बजट करते हैं तो उस वक्त आप जो सेल्स प्रिडिक्ट करते हैं अगर उससे कम हो या उससे कम कारोबार हो तो वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की 70% टेक्सटाइल मिल्स बंद पड़ी हैं। अब अगर वो चलेंगी नहीं तो वो ना सेल्स टैक्स उससे इकट्ठा होगा ना इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो आना है। यही सूरत हाल आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है जहाँ पर इस वक्त शदीद परेशानी है। इस वक्त इंडस्ट्री को बिजली महंगी होने से और डिफरेंट मसाइल से, इम्पोर्ट के ऊपर जो अभी भी स्लो डाउन है, उसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी काफी मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल सर ये सिर्फ इंपोर्ट रोकने की वजह से आते हैं या बिजनेस एक्टिविटी का भी ताल्लुक है? जैसे आप कह रहे हैं बसंती एरिया बंद है, फैक्ट्रियां बंद है। इंपोर्ट कम होने से तो आते ही, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा फोकस्ड है इंपोर्ट के ऊपर। लेकिन इस वक्त ज्यादा सूरत हाल खराब मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम आपकी वर्क फोर्स या लेबर फोर्स वहां पर एम्प्लॉयड है, वो इस वक्त काफी सबू वाले का शिकार है। इस वक्त देखिए, हुकूमत ने इवन यान की इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। अब जो यान इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन मार्केट में 35% सस्ता मैसर है। अब तो आपकी सारी स्पिनिंग मिले वो तो खुद सोच रहे हैं कि हम भी इंपोर्टर ही बन जाए, मिले बंद ही कर दें, तो फिर आपके टैक्स टारगेट्स कहां से अचीव होंगे? अच्छा उमर साहब, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जो एफबीआर ने टैक्स पेयर को, जो मौजूदा टैक्स पेयर उसको ही फोकस किया हुआ है, वो क्यों? देखिए, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर पाकिस्तान में आप टैक्स का कल्चर लाना चाहते हैं तो आपको अभी तक 7 मिलियन के करीब टैक्स पेयर है जो अभी तक आप डिग आउट नहीं कर सके, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। आपने क्या किया है, इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स स्लैब्स है ना वो हाईएस्ट है, यानी कि जिसकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर आमदन है 45% उसको टैक्स देना पड़ेगा, 4.5% सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा थोड़ी कमाई होगी तो 10% सुपर टैक्स देना पड़ेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स स्लैब है वो 59.5% तक जाते हैं, जो सारी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को छोड़ दूं जो फ्लाई रियासतें हैं, उसके अलावा दुनिया में कहीं पर ये टैक्स स्लैब नहीं है। जो पाकिस्तान में जो टैक्स रेट बताया गया वो 65% जी, पाकिस्तान में मौजूद आप जो टैक्स दिया जा रहा है 65% है एक बंदे से वसूल। एग्जैक्ट आपको 59.5% बताया है। इसके अलावा CVTs हैं, 7E के टैक्सेस हैं जो ख्याली टैक्सेस हैं। मैं दोबारा उमर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जमील अख्तर बेग साहब, आप सदर भी रहे डाउटर्स बार के, ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल हमारी इकोनॉमी की वजह से आते हैं या एफबीआर के जो रोजाना नित नए SROs भी आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी हो रहे हैं, नए नए कानून भी आ रहे हैं, टैक्स पेयर को समझ नहीं आ रही, टैक्स कलेक्टर को समझ नहीं आ रही, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? बड़ा हॉट इशू आपने आज छेड़ा है, और शॉर्टफॉल तो आ रही है। जब बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी तो टैक्स शॉर्टफॉल आएगी। ये हमारे हल्का बाप के लोग जो कन्वेंशनल लोग वो ये कहते हैं। मैं कुछ और बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ टैक्स देता ही कोई नहीं है। जिस मुल्क में टैक्स को देता ही नहीं है वहाँ ये छोटी मोटी शॉर्टफॉल की क्या अहमियत है? कोई नहीं देता सर, बात सादा सी है। मुझे आप ज्यादा ना तंग करें, कोई टैक्स नहीं देता। जितना भी टैक्स लिया जाता है वो छीन के लिया जाता है। गवर्नमेंट छीनती है आवाम से, सरमायादार से। पूरी दुनिया में ऐसा ही है सर, प्यार से तो कोई नहीं देता जी। देखें, आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, कम होनी चाहिए। आपका डॉलर रेट रुका हुआ है। इन्फ्लेशन पिछले 3-4 साल में आपने 100 रुपए पे बढ़ा के डॉलर रेट 350 रुपए कर दिया, 300 रुपए कर दिया। जब आप डॉलर रेट 100 से 150 करेंगे तो 50% रेवेन्यू आपका खुद बढ़ जाएगा। वो रुका हुआ है। ये गवर्नमेंट की एक, डिस्पाइट दैट कि मैं इनके बड़ा खिलाफ बोलता हूँ, बट ये कंट्रीब्यूशन है कि डॉलर रेट को उन्होंने 278-80 पे रखा हुआ है। अब एफबीआर को ये तकलीफ है कि ये डॉलर रेट बढ़े, हमारे खामखा रेवेन्यू घर बैठे बढ़ जाएगा। एफबीआर की परफॉर्मेंस इंतहाई पुअर है। आई एग्री विद यू कि भी उसकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। कपल्ड विद दैट, एज ए नेशन, एज ए बिजनेसमैन की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। देखें, अगर आपके मुल्क की रेवेन्यू शॉर्ट है तो आप क्यों नहीं पूरा करते? हज उम्रे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं। इस दफा ना कुर्बानियां करेगा, सारी कुर्बानियां गवर्नमेंट को तो आपका रेवेन्यू पूरा हो जाएगा। आप जन्नत में ना जाने, दुनिया को तो संवार ले पहले। सर, खजूरें ना तकसीम करें ना इस दफा, खजूरें ना मंगाएं इस दफा। देखो, वो तो यकीन होता है ना, ये मैं जो दे रहा हूँ अलग रास्ता में कबूल है, क्या मेरा टैक्स का पैसा वाकई मेरे अवाम के लिए, जिसके लिए मैं अदा कर रहा हूँ, वो खर्च हो रहा है? उम्रे बंद कर देना जी रमजान पे। जो उम्रे पे अप्लाई करे उसे कोई पैसे गवर्नमेंट खजाने में जमा कराओ। लूट मार करके ये हराम का
पैसा इकट्ठा करके जाके उम्र अदा करते हैं, हज अदा करते हैं और जाके वहाँ 5 स्टार होटलों में रहते हैं। इनका आप कहते हैं रेवेन्यू शॉर्ट है। आपका मकसद है जो वो सारे तो हज नहीं कर सकते, आप तो फिर ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा जाते हैं हज करने के लिए, तो फिर इसका मतलब वो पैसे इकट्ठा करते हैं। खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े जो जाते हैं, जो हराम की कमाई कमाते हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए रोकना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्मगलिंग है। स्मगलिंग इतना नासूर है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उसमें सारे दहशतगर्द, सारे करप्ट, सारे बेईमान उसमें शामिल है। ये अभी आपका पिछले महीने वाकया हुआ है यहाँ पे शालमी में, वो पता नहीं कि 2-3 इंस्पेक्टर कस्टम के उन्होंने मार दिए गोली। वो रक्शे पे जा रहा था सामान, उन्होंने चेक कर लिया, उनको उनके पास असला तो इंस्पेक्टर्स को गोली मार दी। अब तो मसला तो ये आपने खुद ही बता दिया, इंस्पेक्टर को गोली मार दी, उनका काम क्या था वहाँ पे पहुंचना, वो सामान वहाँ तक पहुंचा कैसे, रोकना किसका काम था। और आप वो जो सिविल कपड़ों में खड़े होते हैं उनको पता नहीं है कस्टम के बंदे हैं। ये जो शहीद हुआ वहाँ इंस्पेक्टर, मैं तो उसको शहीद कहूंगा ना, उसने जुर्रत की ना स्मगलरों को रोकने के लिए, पीछे नहीं रुके। सर बॉर्डरों से शुरू होती है। यहाँ हर गली में इंस्पेक्टर कस्टम के खड़े होते हैं, दूसरे भी खड़े होते हैं, गाड़ियों को चेक, जिनकी रिपोर्ट आ जाती हो जाती है। मैं इंडिविजुअल बात नहीं करता, मैं कौम की, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जाके चोर बाजार में चेक करें क्या हालत है। करोड़ों अरबों का पैसा जाया हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज, आपकी मार्केट में जाए तो LCD आपको 3.5 लाख की मिलती है, वहाँ 60,000 की मिलती है। दूर 60 बॉर्डर, 60 चेक पोस्ट, सारी चीजें क्रॉस करके जो चीज यहाँ तक हलाल होकर पहुंचती है, उसको चेक करना किसका काम है। जब उसको अंदर दाखिल किया, यहाँ तक पहुंचाया, गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन। मैंने वहाँ पे चोर बाजार में जाके पता किया, वो कहता है जी हमारे स्टोर में चाइनीज खुद यहाँ पहुंच देते हैं माल। आपकी फेवरेट कंट्री चाइना पहुंच देते हैं हमारे गोडाउन में आके। लेकिन सर उससे भी बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, 55 खरब रुपए की जो निकला है शॉर्टफॉल वहाँ पे, जो चाइना चीजें इंपोर्ट होकर आती हैं, उनमें 55 खरब, छोटा नहीं है, 5,500 अरब रुपया जो वहाँ की कीमतों में, पाकिस्तान कीमतों में जो हेर फेर है, ये डिजिटल की वजह से। लेकिन ये वो अवाम का क्या गुनाह है इसमें सर? वो करवाने वाले इनवाइस फेक इनवाइस है या इनवाइस की रेट करवाने वाला वो कौन है सर? मसला तो हुआ ना उसका अवाम का 24 करोड़ अवाम से कहता है। अवाम को आप मार रहे हैं, हमें चीनी को महंगी हो रही है, सीजन है चीजन चीनी का, चीनी महंगी कर रहे हैं आप। ऑयल महंगा हो गया है, 50-60 रुपए ऑयल महंगा हो गया है, ठीक है, पत्ती महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कपड़े महंगे हो गए हैं। 3 साल में 4% महंगाई आ गई है। ये देखो ना, और सर ये झूठ मारते हैं, कहाँ डाटा? ये सर आप डाटा चेक करा दें, कल आ रहे कि 2.4 इन्फ्लेशन पे आ गई हुई है। मुझे डाटा चेक करा दें कि वो कहाँ से आता है। सर आपके प्लानिंग डिवीजन में स्टैटिस्टिशियन बंदा ही कोई नहीं है, कहाँ से डाटा बनाते हैं आप? ये फॉल्स डाटा होता है, अपनी मर्जी से घड़ा जाता है, अवाम मर रही है, आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है। सर अभी रोजों से पहले घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, चीनी का क्रशिंग सीजन चल रहा है, चीनी महंगी हो रही है। तो बेसन सबसे ज्यादा महंगा होगा क्योंकि पकोड़े ना खाएं लोग, वो वही पैसे टैक्स में जमा करवा दें हुकूमती जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। जी जी, ये शरीफ और गवर्नमेंट का काम है, वो जो 27वीं रात को खाना काबा में गुजारते हैं उनका काम है। ये सर शॉर्टफॉल FBR करप्ट तरीन महकमा होगा। FBR का ये पाकिस्तान नहीं है, ओनली FBR कमाता है। मैं मैंने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन दी है। जी साहब, बस FBR का काम क्या है? FBR काम क्या है? उसका काम टैक्स टारगेट पूरा करना है या टैक्स बेस को बढ़ाना है या टैक्स कलेक्शन करना है। उनको हम उनसे करवाते क्या क्या है? देखो ना, ये भी तुमके साथ ज्यादती है ना। FBR का काम है टैक्स कलेक्शन करना, एज पर लॉ टैक्स कलेक्शन जो बनता है वो हो जाए, ठीक है। टारगेट्स आपने खुद फिक्स किए होते हैं, अब टारगेट कम कर देते हैं ये। जमीर साहब, आप FC हैं, आप चीजों को जानते हैं। पिछले चंद सालों में हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स वसूली है, वो डबल गुना ट्रिपल गुना हो गई है। लेकिन टैक्स टू GDP तो सिंगल है, ये लम्हा फिक्र नहीं है हमारे लिए। और टैक्स पेयर की जो तादाद आबादी के लिहाज से देख ले, अभी 1% पे नहीं आई, वो भी 0.8 पे है। तो फिर ये इसका जिम्मेदार कौन है? टैक्स टू GDP कहाँ से बनती है? जो हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, दिन रात 24 घंटे काम, जिसमें काश्तकार शामिल है, नंगे बदन काम करता है, मजदूर शामिल है जो आधी रोटी दोपहर को खा के, मेरे इल्म में आया सर, आधी रोटी खरीदते हैं मजदूर, वो जो काम करते हैं वो GDP बनता है। खवातीन काम करती हैं, खवातीन पेशा करके यहाँ काम कर रही हैं, रोजी कमाती हैं अपना, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूटेड किसको? GDP को जाता है। ग्रोथ होती है इन गरीबों की से। टैक्स कौन ले जाता है? या सरमायादार या ब्यूरोक्रेट्स या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमारी कमाई, आप टैक्स की रेशो आपने क्यों ये फ्रॉड बनाया हुआ है? सर मेरी कमाई पे आप कहते हैं इतने % टैक्स होना चाहिए, कमाई तो मेरी है, मेहनत मेरी है,
प्रॉफिट मेरी है, सही मेरी है, आप लोग टैक्स की रेशो बनाते हैं। इस मुल्क को इकोनॉमिस्ट ने तबाह किया है। सादा सी बात यह है कि जिससे जितना टैक्स बनता है उतना लें। दुरुस्तगी भी इकोनॉमिस्ट ही कर सकता है ना फिर। दुरुस्त की इकोनॉमिस्ट नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स जो है ये सिर्फ सरमायादार को प्रोटेक्शन देने के लिए, गरीब को नहीं है। उमर मीर साहब आप बताइएगा, जो ये टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल की हमारी बात हो रही है, जो हुकूमती इकदामात हैं, हुकूमती मुआशी पॉलिसी हैं, उनकी वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आते हैं या एफबीआर की नाकस हिकमत अमली की वजह से ये काम है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बड़े एज़ यूजुअल आपने एक अहम टॉपिक पे बर वक्त प्रोग्राम का इनकाद किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मेरे सीनियर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। उमर साहब हम नाम हैं, बेग साहब भी बहुत अजीज़ हैं। बड़े दो मुख्तलिफ आपके सामने ज़ाविया नज़र आए। आपके सवाल के जवाब से पहले ज़रा हुकूमत का काम क्या होता है सोच लें। हुकूमत का काम होता है पॉलिसी देना, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे के थ्रू इन्फोर्स कराना। मैं आपकी गुफ्तगू बड़े तवज्जो से सुन रहा था और एंजॉय कर रहा था। बड़े अहम सवालात आप उठा रहे हैं। अगर हम मईशत की बात करें तो मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? आपकी मेरी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? कोई हमारे हज उम्रे करने की कौन दे रहा है पॉलिसी? कौन दे रहा है? शुरू करें ना, जड़ से शुरू करें। फिर जो पॉलिसियाँ दे भी रहे हैं टूटी फूटी जैसी भी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। उसकी इन्फोर्समेंट कौन कर रहा है? हमारे एक बड़े काबिल सरकारी ऑफिशियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन 1 माह हुआ होगा, मेरे जहन से नहीं निकल रही। एक खातून सहाफ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा जी ये जो मुल्क में तबाही फैली हुई है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। तो वो खातून ने बड़ी मासूमियत से कहा सर वो बॉर्डर पे कौन है जो स्मगलिंग रोकते हैं? उन्होंने आधे घंटे का उससे लेक्चर दिया, इसका कोई जवाब नहीं था। वो कौन है जो रोकते हैं? 3 रस्ते हैं जो आते हैं, मेन 3 चेक पोस्टें आप ब्लॉक कर दें, कोई स्मगलिंग हो नहीं सकती। क्या खला से ड्रॉप होता है पाकिस्तान में? मुश्किल सवाल है ना, नहीं हम करना चाहते। यहाँ से शुरू करें ना। ऑफिशियली ये कहा जाता है जी फलाने रीजन में हम इसलिए स्मगलिंग कराते हैं कि वहाँ पे मुआशी मौके नहीं है। तो ये किसका फेलियर है? किसने मौके देने हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं हमने वहाँ पे स्मगलिंग इसलिए प्रमोट की, चलें वहाँ पे आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन चले दे रहे हैं। फिर वो दूसरी जगह पे कौन करा रहा है, क्यों करा रहे हैं? वहाँ पे कोई वो मुकामी लोगों को और फेवर देनी है। अच्छा इसी तरह आप आगे आ जाएं। जब मुआशरे में लोगों का एतमाद नहीं होता, वो टैक्स नहीं देना चाहते। देना तो दुनिया में कहीं नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पे लोगों को ये यकीन हो कि मेरे टैक्स का पैसा लल्लो तलल्लो में उड़ेगा, मुझे उसका कोई रिटर्न नहीं, मुझे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, और फिर वो लोग मांग रहे हैं जिनको मैंने वोट ही नहीं दिया, तो कैसे आप उन्हें कन्विंस करें? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ये अहम सवाल है। ठीक है जी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल लीजिए, मेरे ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, मुझे आप बदले में क्या दे रहे हैं? बच्चों को मैंने अगर प्राइवेट पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में मैं अपनी जेब से फीस दे रहा हूँ। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, मैं तो नहीं सरकारी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट कर रहा। मैं से मुराद मिन हैसुल कौम जो अफोर्ड कर सकते हैं मेजॉरिटी, प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहा हूँ। हिफाजत है, सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार मैं खुद रख रहा हूँ। कोई मसला हो जाए, नाली टूट जाए, फलाना हो जाए, वो सारा मैं कर रहा हूँ। स्टेट क्या दे रही है मुझे? उमर साहब लेकिन वो जरूरी तो नहीं है टैक्स पेयर वाले उसको सहूलतें मिले, उसके पैसे से आम बंदे को जो गरीब है वो जो सहूलियात नहीं मिल सकती उनको तो मिलती हैं। अच्छा अब वो जिस गरीब को सहूलतें मिलती हैं ना, वो गरीब ऐसा है कि वो देख के बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। अभी उन गरीबों की तनख्वाहों में 154% इजाफा किया गया है। जिन गरीबों को ऑलरेडी लाखों मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं, वो गरीब जो हमारे MNA और पार्लियामेंटेरियन है, उन गरीबों को सहूलतें मिल रही हैं। अच्छा शायद ये अमाउंट इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन ये जो इकदामात है ना अयूबी साहब, इनका इम्पैक्ट बड़ा आता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा आता है कि कौम से आप कुर्बानी 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 लगे हुए हैं। ये जो बेग साहब ने कहा, अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं विद ड्यू एहतराम, मैं इससे नहीं एग्री करता, कुछ लोग अगर गलत करते हैं तो हम पूरी नहीं करें मजहब को, लेकिन ये भी कुर्बानी में ये आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि आप करें जब इतने बुरे हालात हैं। तो जब पूरी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, कभी आप 1000 गाड़ियों की कोटेशन लेके पहुंच रहे हैं, और गाड़ी भी आपको कौन सी चाहिए? 1000 सीसी तो नाक कट जाती है। चाहिए भी आपको सिविक करोला लेवल की चाहिए, प्रॉपर लग्जरी होनी चाहिए। कभी आप पार्लियामेंटेरियन की 154% बढ़ा रहे हैं, कभी जी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो स्विमिंग पूल रिफर्बिश करने लग रहे हैं। आप देखें ना मैसेज आपको क्या दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस पे आ जाए, इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपने 2 चीजों की बात की, टैक्स टू जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी जी हमारा जो IMF से एग्रीमेंट है ना, 13.6% एग्रीड गोल है साल का। जी जी। और हमारा जो पिछले साल तक था ना, पहले क्वार्टर में 9.5% था ऑफिशियल जो स्टेटेड फिगर है, उसके तहत तो गुड न्यूज है कि जी हम 10.8 पे पहुंच गए। अभी 13.6 से हम काफी नीचे हैं। अब वो आप कह लें हमने रेवेन्यू बढ़ाया या GDP कम किया या दोनों कम करके बीच में हम बहरहाल पहुंच गए
10.8। बाकी हमारी रेवेन्यू जो इस महीने है 956 में से 872 अरब हमने इकट्ठे कर ली। तकरीबन आई थिंक ये हमें 84 बिलियन की शॉर्टफॉल हुई है। तो जो हमारी आप जो शॉर्टफॉल फरमा रहे थे वो 6 महीने की थी। अब 7वें महीने के बाद हमारी जो मोस्ट अप टू डेट है वो 468 बिलियन की शॉर्टफॉल है, 2 कम 470। ये शॉर्टफॉल हमारी लेटेस्ट हो चुकी हुई है। अच्छा, अब बात आपने 2 सवाल बड़े अहम उठाए हैं, उनको मैं मुख्तसरन एड्रेस करना चाहूँगा। पहला आपने सवाल उठाया है कि जी FBR का क्या काम है, और दूसरा आपने सवाल उठाया है कि एग्जिस्टिंग को क्यों कर रहे हैं, टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ाते। दोनों का मुख्तसरन, FBR का काम टैक्स इकट्ठा करना है उस पॉलिसी के तहत जो हुकूमत देती है। आपको आज मैं FBR में भेज दूँ, ऑफिसर है, चलें जी आपको हम कमिश्नर बनाते हैं या एडिशनल कमिश्नर, आपको बताया जाता है भाई साहब, अयूबी साहब, सिंगल पॉइंट इवैल्यूएशन होनी है, आपने क्या कलेक्शन की है, और आपको नहीं पता आपकी कब ट्रांसफर हो जाए। 1 महीने बाद हम बताएंगे, हो सकता है उससे पहले इमरजेंसी हो तो हो जाए, अदरवाइज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, बड़े आप लकी हैं 6 महीने, बहुत एक्सेप्शनल हुए साल, लेकिन कोई गारंटी नहीं कब ट्रांसफर होनी है। आप टैक्स बेस बढ़ाने जाए, नहीं जाएंगे, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं मैंने कितनी देर सीट पे बैठना है, मैं पागल हूं मैं करूं। अब आप आएंगे जी मुझे टारगेट, मैंने तो टारगेट बढ़ाना है, बिजनेस बंद होता है तो हो जाए, जो होता है हो जाए, मुझे तो पॉलिसी ये दी गई है कलेक्शन करनी है, जिस तरह मर्जी करो, और इस कलेक्शन के ऊपर इवैल्यूएट होगा। अब आप क्या करें, आप सबसे पहले लिस्ट मंगवाएंगे कि जी मेरे जोन में या मेरी ज्यूरिसडिक्शन में कौन से टैक्स पेयर हैं बड़े बड़े जो मुझे टैक्स पे कर रहे हैं, जिनसे हर साल निकाला जाता है। उससे देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ये मेरा टारगेट है, ये मैंने इनसे निकालना है, कैसे निकालना है। अब आप कहेंगे इनकी वीकनेसेस लो, किसने रिफंड खोले हुए हैं, किसके ऑडिट खोले हुए हैं, और मैं अब ये बड़ी खुली बातें कर रहा हूँ, काम कैसे होता है। फिर वो सीधा आप सीधा बुला के ये बात करेंगे, उमर साहब को, ख्वाजा साहब को बुला लेंगे, बेग साहब को मुझे बुला लेंगे, कहेंगे जी बड़ी सीधी बात है, ये आपका रिफंड है, इसके इतने हम करेंगे, इतना आपको जमा कराना है। या आप कहेंगे आपका ऑडिट खुला है, इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, आप सोच लें इतना आप एडवांस टैक्स की मद में जमा कराना चाह रहे हैं, नहीं कराना चाह रहे, कोई बात नहीं, अब मुझे भी समझ आ जाएगा, इन्हें भी उन्हें भी। अब मैं क्या इसमें कहूँ अयूबी साहब का कसूर है? अगर मैं ये बात करूंगा ये सतई बात है, अयूबी साहब का कसूर नहीं है। अयूबी साहब के हाथ बंधे हुए हैं, वो उस मशीन के पुर्जे हैं, ठीक है। अयूबी साहब शायद दिल में उतने ही मुतनफ्फर हैं जितना मैं हूँ, FBR के लोग भी बड़े उतने ही मुतनफ्फर हैं, लेकिन वो मजबूर है, या तो छोड़ दें या करना है तो इसी तरह करना है। अब ये कैसे एड्रेस होना है, अगेन आ जाए बेस पे, ये एड्रेस होना है उस पॉलिसी से। अच्छा, जो हुकूमत, ये हमारा प्रोग्राम उस तरह का नहीं, लेकिन इकोनॉमी क्योंकि कनेक्टेड है, ये बात करनी पड़ेगी। देखें, जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आती ना, अवाम से कनेक्टेड नहीं होती, उसकी पॉलिसीज अवाम के रिएक्शन पे नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे रोएं, ये सारे पीटे, कोई मुझे नुकसान नहीं। अभी इंडिया में उन्होंने जो अपनी बेसिक टैक्स ब्रैकेट अनाउंस की है, वो पाकिस्तानी 38 लाख रुपए की है। क्यों की है? उन्हें पता है इलेक्शन आने हैं, स्टेट्स के आने हैं, इन्हीं के पास जाके वोट लेना है, किस मुंह से वोट लें। अगर उन्हें भी पता हो कि ABC को खुश रखे हैं तो हम हुकूमत में आएंगे, वो भी कहें अवाम भाड़ में जाए। सो आपको बेसिस सीधी करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम इस वक्त इतना कर लें स्टॉप गैप में कि अपनी पॉलिसीज दुरुस्त करें, प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आए और FBR के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बदलें। जो मुंतखब हुकूमत अवाम के वोट से आती है, वो मर्जी के टैक्स लगाए, मर्जी के वो इकदाम करे, मुआशी पॉलिसी बनाए, अवाम एक्सेप्ट करती है उसको? जी बिल्कुल करती है, लेकिन जो अवाम के वोटों से आती है ना यूबी साहब, आप दुनिया भर में देख लें, वो उस तरह के लगा नहीं सकती, क्योंकि उसे अवाम में जाना होता है ना। अगर वो अवाम में कोई ऐसी चीज करे, हाइप क्रिएट की जाती है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, टारगेट बढ़ाए जाते हैं, उसको बाद फिर जो साल का इलेक्शन का साल होता है उसमें हर चीज कम भी कर दी जाती है। पाकिस्तान और दुनिया भर में आई थी एक बड़ी शदीद तबाही जिसका नाम था कोविड। अमेरिका जैसे मुल्क की मईशत सुकड़ गई थी, हमारे हमसाये में इंडिया, उसकी 25% सुकड़ गई थी और वो 8% पे ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान उससे पहले ग्रो किस पे कर रहा था? 2% पे। हम कोविड में फिर भी 0.25 रहे, वो -25 रहे। तो कोविड में जो हुकूमत आई हुई थी, ऑल्दो उस पे भी इल्जाम था, बड़ी हद तक आई है, लेकिन शायद कुछ मैनूवरिंग है, उसने अवाम को पैसे भी दिए, उसने अवाम को फंडिंग भी दी, उसने अवाम पे टैक्सेस भी कम किए, और ये वो हाल था जब पूरी दुनिया की मईशत की तबाही हुई। कैसे कर रही थी? लिस्टेड कंपनी ने हजारों अरब रुपए भी कमाए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। उसमें उमर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आप तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। FBR का क्या चाहता है? मिसाल के तौर पर अरबों की अब गाड़ियां मांगी गई हैं, अमला मांगा गया है, लॉजिस्टिक मांगी गई हैं, ताकि टैक्स गैप को और टैक्स लीकेज को भी रोका जाए। आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, देखिए FBR सबसे पीछे रह गया है। जो आपकी CSS वाली ब्यूरोक्रेसी है, जिसको अब कहते हैं ना महकमा माल, सूबाई सतह पर सबसे पहले उसको नवाजा गया, उसने बेशुमार गाड़ियां फॉर्चूनर्स वगैरह ली, फिर उसके बाद बाकी महकमों ने ली। FBR ने भी कहा ठीक है, अगर यही कुछ करना है तो हमें भी लग्जरी व्हीकल्स हैं। आपका, मैं आपको बताऊं, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, आप एक तरफ रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट का हुजम बढ़ा रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। दो तरीके होते हैं, एक रेवेन्यू बढ़ाना तो एक्सपेंसेस को भी तो कट डाउन करें। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान में कि ओवर गवर्नेंस का शिकार है ये मुल्क, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए। इस वक्त जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इस वक्त हमारा कैंसर है ना कारोबारी, वो स्मगलिंग है। आपने कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्यों होता है? आपका 25% तेल की कंजम्पशन पाकिस्तानी, आपको पता है बहुत सारी पाकिस्तानी रिफाइनरियां बंद कर रही हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने अपनी कंपनी बंद कर दी। क्या वजह कि आपकी 25% से ज्यादा खपत कम हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में तेल बिक नहीं रहा, मार्केट में सारा ईरानी तेल बिक रहा है। इसकी वजह से सर देखिए, ये वो स्मगलिंग है। मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत में 25% गिरावट है, उस पर रेवेन्यू ना आया। मैं 50 के करीब ऐसे मेरे इंपोर्टर दोस्त हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कह दिया कि जी हम इस साल के बाद बाज़ाब्ता इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग ये अफगान के थ्रू आ रहे हैं या चाइना से स्मगलिंग के थ्रू आ रहे हैं, उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते, उससे हमारी कॉस्ट नहीं मैच करी। तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त आपके मुल्क में स्मगलिंग जोरों पर है। इतनी ज्यादा स्मगलिंग हो रही है इस वक्त, कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। जो सरकारी एहलकार है उनको समझनी पड़ेगी कि ये स्मगलिंग अगर नहीं रुकेगी तो ये रही से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। इस वक्त हम आपको बार बार कहते हैं कि सेल्स टैक्स को सिंगल स्टेज कर दें, इनपुट का निजाम खत्म, फसाद का निजाम खत्म कर दें, आपकी स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। आप वो जितने कम टैक्सेस होंगे, जितना कम रीजनेबल रेट होगा, उतनी मुश्किल स्मगलिंग की कॉस्ट तो आती है। अगर वो कम्पीट हो जाए तो खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको स्मगलिंग हर सूरत रोकनी पड़ेगी। अगर स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, आपके जो रेवेन्यू है और नीचे चले जाएंगे। ये रेवेन्यू का दो काम आप पाकिस्तान को करने की सख्त जरूरत है। गवर्नेंस में खर्चे कम करने की जरूरत है। ये हजार गाड़ियां खरीदने की कतन कोई जरूरत नहीं है। जो ऑफिसर भर्ती होता है उसको उसकी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन को उसको जाती गाड़ी खरीद के दे देते हैं। उमर साहब, मैंने पहले भी सवाल उमर साहब से भी किया था, उमर मीर साहब से। FBR की जो जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम क्यों है? कि हुकूमती प्रेशर है, हुकूमती मौसी पॉलिसी है, उसकी वजह से है, या वो कुछ करता है तो कुछ करने नहीं दिया जाए? FBR के अंदर मैं फिर सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं। जिस तरह उमर साहब का उसको बांध के रख दिया गया अफसर को। सर अफसर को बांध भी दी गया। हमारे अफसरों में ना एबिलिटी नहीं है। हमने जो ऑफिसर ट्रेन किए ना CSS के थ्रू, वो आते ही डिफरेंटली हैं, वो हम पर हुकूमत करने आते हैं। कौन से 6 शहरों के अलावा, पाकिस्तान के 8 शहरों के अलावा आपका FBR का अमला कहीं नजर ही नहीं आता। फील्ड फॉर्मेशन ही कोई नहीं है आपके पास। वो बात एक अलग बहस है। FBR को रिस्ट्रक्चर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। इन ऑफिसर, मैं कई दफा कहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि पंजाब पुलिस और FBR 100% सारा अमला निकाल दें तो शायद बेहतर हो जाए, अदरवाइज ये इदारे इंप्रूव कर सकते हैं। माशी पॉलिसियों और FBR के इक़दामात में भी कोई फर्क है? माशी जो पॉलिसी है ना, वो ग्राउंड रियलिटी को मैच नहीं कर रही। हुकूमत माशी पॉलिसियां तो दे रही है, लेकिन साथ ये नहीं देख रही कि स्मगलिंग रोकना भी तो हुकूमत का काम है। अकेला FBR स्मगलिंग नहीं रोक सकता, उसमें आपके आर्मी को, रेंजर्स को, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्मगलिंग को। और इतनी ज्यादा स्मगलिंग है। देखिए इस वक्त जो आपकी चाइना का जब देता है, वो कहता है हम पाकिस्तान को $21 बिलियन की इंपोर्ट बेचते हैं। आपकी जो सरकारी इंपोर्ट है वो $8.5 बिलियन शो करती है। इसका क्या मतलब है कि वो हाईली अंडर इन्वाइस्ड होकर 13.5 बिलियन से हो रही है, प्लस उस स्मगलिंग के थ्रू भी माल आ रहा है। तो आप पाकिस्तान में किस तरह की इंडस्ट्री चला रहे हैं, किस तरह की ट्रेड चला रहे हैं, किस तरह की कलेक्शन करना चाह रहे हैं? इसका कोई वजह भी तो हमें बताए ना कि इतनी हैवी। आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सही कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आपका शॉर्टफॉल है वही 500 अरब रुपए का होगा। अच्छा उमर साहब, टैक्स बेस और टैक्स नेट बढ़ाना जिम्मेदारी किसकी है? अगर FBR की है तो FBR अब वो बता रहा है 700 अरब रुपए का टैक्स गैप है, टैक्स लीकेज है, जिसको पूरा करना है। उसके लिए उसको सहूलियात फराहम की जाए, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको सहूलियात फराहम करना। जो जिम्मेदारी है वो सबकी है। ये नहीं हो सकता हुकूमत ने पॉलिसी देनी है और फ्री हैंड देना है। एक प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम FBR को फ्री हैंड भी नहीं देना चाहते और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डालना चाहते। दूसरी तरफ FBR
FBR की नाकस कारकर्दगी है, ये दोनों चीजें ही तब्दील करने की जरूरत है। हुकूमत टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने में संजीदा नजर आती है? बिल्कुल नहीं नजर आती, क्योंकि अगर हुकूमत संजीदा नजर आती तो ये सेल्स टैक्स के निज़ाम में शदीद रद्दोबदल की जरूरत है, इनकम टैक्स के निज़ाम में बेशुमार तब्दीलियों की जरूरत है। आप टैक्स का स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स को अपना बेस को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप सारा रेवेन्यू स्लैब बढ़ा के कर रहे हैं। मैं इसकी मिसाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने इस मरतबा विद होल्डिंग के रेट्स में 25% इजाफा किया, 25 से 35% आपने विद होल्डिंग के रेट्स में इजाफा किया, आपका तो 35% टैक्स वैसे ही बढ़ जाना चाहिए। यानी कि जहाँ 4.5% थी उसको 5.5 कर दिया, यहाँ पर 8% था उसको 11% कर दिया। आपको तो बगैर काम किए आपने क्या किया, लेकिन इस तरह के टैक्स स्लैब बढ़ाने से जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको आप भूल गए कि वो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, टैक्स पेयर को इन इकदामात से FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जो FBR ने मौजूदा जो टैक्स पेयर है जिनकी फाइल है उनको छेड़ना शुरू कर दिया, उनको किन मुश्किलात का सर सामना उनकी तो इस वक्त करबनाक जिंदगी है। जो इस वक्त मौजूदा टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल सैलरीड क्लास बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है, उसका 50% सैलरी का कट रहा है, उसके अलावा भी उसको नोटिस दिए जा रहे हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हैवी किस्म के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। वो स्मगलरों के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकती, वो तो बर्बाद होगी। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तो स्मगलरों के आगे बेबस होगी। उमर साहब रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो अब हुकूमत नोटिफिकेशन करने वाली है ज़राए के मुताबिक, जिसका बयान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने किया है, प्रॉपर्टी के जो खरीद करने वाला है उसको 4% से टैक्स को 0.5% किया जा रहा है, फरोख्त करने वाला है उसको निसफ किया जा रहा है, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है 3% उसको भी खत्म करने जा रही है, दूसरा CVT है उसको भी गैर मुल्की असासों पर खत्म किया जा रहा है। आप समझते हैं इन इक़दामात से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा हो जाएगा, और दूसरा प्रॉपर्टी सेक्टर जो ज़वाल का शिकार था वो दोबारा रूज पकड़ेगा, या फिर आवाम के लिए मुश्किलात होंगी? इससे तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो नहीं कम होगा, हाँ वेस्टेड ग्रुप्स को बड़ा फायदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आल्दो के CVT जो फॉरेन एसेट्स पे लगाया हुआ है उसका तो डायरेक्टली बड़े लोगों को नुकसान है, उसको तो जिसने बाहर एसेट्स मेंटेन करने हैं वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल बात है कि उसको टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात ये कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर जो इस वक्त है वो ज़बो वाली का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मैं फाइलर की हद तक एग्रीड हूँ कि उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए। फाइलर का मतलब ये है कि वो जब साल के बाद हिसाब देता है तो आपने उसकी असेसमेंट करनी है, आप उससे किस बात का टैक्स ले रहे हैं? 6 लाख सैलरी जिसकी है वो टैक्स दे रहा है, उसे टैक्स हुकूमत वसूल कर रही है। हाँ। दूसरी दफा वजीर खजाना साहब कह रहे हैं, चेयरमैन FBR कह रहा है 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसको इनकम ऑफ सोर्स नहीं पूछा जाएगा। देखिए बात ये, सारी दुनिया में जो पहला घर होता है ना, पहला घर, पहली गाड़ी और पहला, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। इसका ये नहीं मैं कह रहा कि आप सोर्स ना पूछें, सोर्स ना पूछना तो एक अलग बात है, वो तो बिल्कुल छूट होनी नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि इससे तो फिर स्मगलरों की जन्नत है पाकिस्तान के, सोर्स तो काला सारा उनके पास ही है ना, टैक्स एवेडर्स की जन्नत है ना ये मुल्क तो। जमील अख्तर बेग साहब, जो टैक्स कलेक्टर है उसके टारगेट हमेशा मौजूदा टैक्स पेयर ही क्यों रहता है, ये क्या वजूहत है? क्योंकि आप 16 ग्रेड के अफसरान को दफातर में बिठाया, क्या उनको फील्ड पे नहीं भेज सकते? उनसे आप चेक नहीं करवा सकते? जिस तरह पहले सर्कल जूम थे, एक ऑफिसर को पता होता था मेरे इलाके में कितने टैक्स पेयर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। यही बात हम अक्सर करते हैं कि आपका पूरे FBR के तमाम कमिश्नर्स को, यूनिट्स को, वो ब्रॉडनिंग टैक्स बेस यूनिट होने चाहिए। उनका हर वक्त काम होना चाहिए कि फील्ड में जाएं, नए देखें कौन से बिजनेस शुरू हो रहे हैं। ये तो खैर बड़ी दूर की बात है, जो बिजनेसेस चेक करें जो टैक्स देते ही नहीं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, सर्वे करें, मीटिंग्स करें, यूनियन जो है उनके साथ मीटिंग्स करें, ताकि आपका टैक्स बेस बढ़े। जो मुजरम है, इस कौम का मुजरम है, 30 करोड़ अवाम का मुजरम है जो टैक्स बिल इनकम कमा रहा और पैसे नहीं देता। 25 करोड़ अवाम के वोट से मुंतखब होकर ऊपर बैठा है, जब वो टैक्स नहीं देता तो आम बंदे से किस तरह उम्मीद रख सकते हैं आप टैक्स नहीं देते? जिनके गोशवारे जमा नहीं होते उनको नोटिस कर दिया जाता है। खा वो पार्लियामेंटेरियन है, खा वो जज है, खा वो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको सजा झूठ में बेशक मबनी है, जेल में बैठा है, उसके ऊपर केस है, लेकिन झूठा ही है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक क्रिमिनल बंदा इलेक्शन भी लड़ सकता है, सब कुछ लड़ सकता है, ये भी तजाद नहीं है अवाम के और उनके बीच में। बिल्कुल डेफिनेटली। हम तो बात सर क्रिमिनल की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टैक्स चोरी की। आप ऑब्जेक्शन करते हैं टैक्स चोरी, तो मैं उसको टैक्स चोरी कहता हूँ। जो टैक्स चोरी करता है वो चोर है, वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उससे टैक्स लिया जाए।
और जो टैक्स को पैसे का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वो भी मुजरम है। वो इसलिए मुजरम है कि आपने आवाम का पैसा आपने जाया कर रहे हैं। टैक्स का फलसफा यही है ना, अब अशराफिया से टैक्स लेकर उसके अवाम पर टैक्स का पैसा खर्च किया जाएगा। अब्दुल अजीज थे मेरा ख्याल है खलीफा, तो उनके पास कोई मेहमान बंदा मिलने गया, कोई जाती काम था तो वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त बत्ती बुझा दी, अंधेरा कर दिया। उन्होंने क्यों? उनका सरकार अंधेरा, उन्होंने कहा ये स्टेट के पैसे की बत्ती थी, मैं स्टेट का काम कर रहा था। अब हमने जाती बात करनी है तो ये तेल नहीं जलेगा। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेसिस है। आप सरकार ने फरमाया, किसी ने पूछा था तो आपने कहा मुसलमान कत्ल भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक तो बयानात में झूठ होते हैं, तजाद होते हैं, तो फिर हम खड़े कहाँ पे? सूद पे कोई मुआशरा, कोई मुल्क जिंदा नहीं रह सकता। आप अल्लाह ताला फरमा रहा है मुझसे जंग के लिए तैयार हो जाए, तो फिर हम सूद पे तो हज करने जाते हैं, सूद पे सारे काम करते हैं। सूद, और सूद किससे ले रहे हैं? स्टेट से ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सूद बेसिकली टैक्स की बात आ जाएगी। सूद जाके 38 में जाके देखें, आर्टिकल 38 में, वो एक्सप्लॉयटेशन के ज़िम्मे में आता है। एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल क्या होता है कि किसी गरीब का पैसा अमीर आदमी छीन के ले जाए। ये जो अब सूद का पैसा होता है, सूद कहाँ से आता है? सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी कहाँ से आता है? हराम का पैसा होता है, वो हलाल का नहीं हो सकता। एक आदमी अगर 24 घंटे करके रोजी कमाता है और एक आदमी करोड़ रुपए कमाता है, तो वो कहाँ से कैसे आए? इलीगल मनी होता है, अनएथिकल है। हमें इन चीज़ों को अगर सोचेंगे तो फिर हमारा ये जो आप बना रहे हैं ना, कभी बजट क्या बनाते हैं आप? इतने इस दफ़ा होना चाहिए जी, वो इस दफ़ा इतने खरब टैक्स इकट्ठा होना है जी, बना दिया बस। उसके पीछे आप शॉर्टफॉल आ रहा है जी, अब ये करेंगे जी, अब ये करेंगे। आप अवाम को तंग करते हैं, उनको स्क्वीज करते हैं। अभी कल एक आपने SR 50 दे दिया, जिसमें सेल टैक्स आपने H1 शामिल कर दिया, एनेक्सर J शामिल कर दिया। उसमें आपने स्टॉक, पूरा स्टॉक मांग, ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोडक्शन, सेल, ये सारी मांग ली है। पहले एनेक्सर H था, वो इतना डिटेल में नहीं था, अब वो बहुत डिटेल में आ गया। सप्लाई की भी तफसीलात आपको देनी पड़ेंगी, गुड्स की भी तफसीलात देनी पड़ेंगी, 60 दिन में पासवर्ड भी तब्दील करना पड़ेगा और आपको बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ेगी, सारा कुछ। सवाए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कुछ शायद सेल टैक्स रिटर्न भर ही ना सके, इतना मुश्किल कर दिया आपने। इससे पहले आपने वो बायोमेट्रिक आपने बजा कर दिया, इससे पहले आपने बैलेंस शीट डाल दी कि बैलेंस शीट डालें जी। तंग से तंग करते जा रहे हैं, स्क्वीज से स्क्वीज करते जा रहे हैं। हर हुकूमत में जमील साहब कोई ना किसी सेक्टर को कोई रिलीफ होता है। मिसाल को तो किसी हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ दे दिया, किसी ने जीरो रेटेड सेक्टर को रिलीफ दे दिया ताकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल ना आए, टारगेट भी पूरे हों और वो मुआशरत भी दस्तावेजी हो। सर, हैविंग द सिंप्लिसिटी, आपने बात कर दी प्रॉपर्टी सेक्टर की। अभी जो अखबारों में आया है, हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। ये रायत नहीं होनी चाहिए। आपका मुल्क थोड़ा सा बेहतर हुआ है, आप यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, जैसा यहाँ पे ठेकेदारों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, महंगा कर रहे हैं और डे बाई डे रेट उस पर कारोबार करते हैं। ये इसमें ना टैक्स रिलीफ नहीं होना चाहिए, इसको सख्त से सख्त करना चाहिए ताकि आपका पैसा चैनलाइज हो इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। जमील साहब, मैं सिर्फ थोड़ा सवाल, बजट बनाया जाता है आमदन और अखराजात को देख के, हमारे अखराजात ज्यादा, आमदन कम है। ये आमदन को अखराजात के बराबर किस तरह लाया जा सकता है? दो ही तरीके, या आमदन बढ़ाएं और खर्चे कम करें, या दोनों करें। खर्चे आपके जो होते हैं, डेवलपमेंट का खर्चा जरूर होना चाहिए। मेजर खर्चा आपका डेट सर्विसिंग का है, डिफेंस का कदरे कम आपने कंट्रोल किया। सबसे बड़ा खर्चा आपका डेट सर्विसिंग है, सूद का है। आपने तो आइन में लिख दिया है सूद, मैं ख्याल है आहिस्ता खत्म कर देंगे, तो कैसे खत्म कर देंगे? उसके अमली इक़दाम देखने मिल रहे हैं? अभी कोई इक़दाम नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई यहाँ तक ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि आप सूद को आप डिफाइन ही नहीं कर पाए अभी तक कि सूद होता क्या है। अभी तक आपने कहीं डिफाइन नहीं किया। का तरमीमी बिल एक्ट भी बन गया है जिसमें नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा तो उस पर उसका इतलाक होगा। नजरिया पाकिस्तान की डेफिनेशन आज तक नहीं हुई। सूद किसको कहते हैं ये डिफाइन नहीं हुआ। सूद खत्म कैसे करेंगे आप? ये सूद को आप हलाल करेंगे। आपके जितने भी अभी इस्लामाइजेशन होती रही है उसमें सूद को आपने हलाल किया है, सूद खत्म नहीं किया। अब भी यही कोशिश होगी। ये इस्लामिक बैंकिंग क्या है? ये सूद को हलाल किया गया है, ज़िबा किया गया है और ज़िबा करके आप खा लेते हैं सूद को। ये हलाल है, तैयब है और ऊपर से मौलवी का फतवा मिल जाता है आपको। ठीक कह रहे, लेकिन मामला देखिए, ये तो जमील साहब ये तो बड़ी चीज़ें हैं जो हुकूमत के करने के लिए। हमारा तो मामला ये है, अवाम को तो रिलीफ जब भी मिलेगा जब आमदन अखराजात के बराबर आएगी तो हुकूमत कुछ अवाम को देने के लिए काबिल होगी। सर, जब अवाम की आमदन बढ़ेगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। आप खर्चे अपने गाड़ियाँ कम कर ले, गाड़ियाँ बढ़ा दे, आप हजार गाड़ियाँ ले ले, मुझे क्या कर सकते। जब मेरी इनकम बढ़ेगी एज ए गरीब आदमी, अब मेरे पास होंगे कुछ देने के लिए मैं दूंगा आपको, नहीं
तो देने के लिए कुछ नहीं होगा तो कहाँ से दूंगा। उमर सईद मीर साहब, मान लिया FBR को गाड़ियाँ मिल जाती हैं, सारा कुछ मिल जाता है, क्या शर्त है वाकई आमदन को, टैक्स आमदन को, एक ही आमदन का जरिया हमारे पास, उसको हम बढ़ा सकते हैं, बेस को बढ़ा सकते हैं, जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रूट कॉज पे नहीं जा रहे ना। देखें, FBR इज़ अ ईजी पंचिंग बैग। 100 इश्यूज होंगे, कैपेसिटी इश्यूज होंगे, करप्शन होगी, बट इट्स नॉट वेयर द फंडामेंटल लाइज। असल मसला यहाँ नहीं है, असल मसला आपकी पॉलिसी में है। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी आपने कम की थी, अब वापस रिवर्स गियर लगा दी है। जब आप इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी करेंगे, अल्टीमेटली आपको करंट अकाउंट डिफिसिट आएगा, प्रॉब्लम आपकी वही रहेगी। बेसिकली दायरों का सफ़र है, एक चीज़ कर करके देखे बेड़ा गर्क हुआ है, उसको सही करने लगे थे, अब देखे उसमें मुश्किल आ रही है। मुश्किल क्यों आ रही है वो फिर किसी और प्रोग्राम में रखेंगे, बड़ी उसकी वजूहत है। अब वापस जा रहे हैं और इतने भोंडे अंदाज में जा रहे हैं कि और बेड़ा गर्क करा रहे हैं। देखें, आप कैसे मईशत को बेहतर कर सकते हैं। दो हिस्से होते हैं, एक आपको डॉलर चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, दूसरा मुल्क के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के डॉलर भी आप एक्सपोर्ट के जरिए कमाते हैं, इंपोर्ट के जरिए तो नहीं कमाते। ये तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देते हैं तो मुल्क चल रहा है, बाकी हम कर्जे लेके पूरे करते हैं। ये कब होगा? जब आप मुल्क के अंदर इंडस्ट्री कारोबार सारा करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कानून, एनवायरमेंट, क्लाइमेट करना पड़ेगा। या इतनी हैरेसमेंट हो, खौफ हो, पीका एक्ट हो, फिर अभी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ से आपने इन्वेस्टर भगा दिया प्रॉपर्टी से, तो क्या वो सरमाया आ गया इंडस्ट्री में? नहीं आया। किधर गया? दुबई की प्रॉपर्टी में लगा। जो करने वाले काम है वो तो आप कर नहीं सकते हैं। असल चीज आपको आना पड़ेगा पॉलिसीज में। ये आप 1000 गाड़ी दें ना दें, मैं आपको आज लिख के देने को तैयार हूं। सारे FBR में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भर्ती कर लें करंट पॉलिसीज के तहत, जो डेड ऑनेस्ट हो और वो फतवा लेके, हल्फ लेके बैठे, आप फिर नहीं टारगेट पूरे कर सकते। मसला वहां नहीं है, वहां इश्यूज हैं, लेकिन वो असल मसला नहीं है। असल मसला आपकी पॉलिसीज है। आपकी टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ती? आपकी पॉलिसीज की वजह से। रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स आपके हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टैक्सेस आपके हैं, सबसे ज्यादा टाइम जो कंप्लायंस में लगता है आपके है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है। अभी मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया को भी अभी छोड़ दें, अब हम उनसे कंपैरिजन कम ही करते हैं। तो फिर आप सोचें आप कहाँ पे खड़े। क्या ये करना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। आपको अपनी डायरेक्शन, पॉलिसी चेंज करनी होगी, जाती ईगोज, मसाइल से निकलना होगा और दिल बड़ा करके कोई ऐसी हुकूमत ले आए जिसके पीछे आवाम भी खड़ी हो। एक थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। शॉर्ट टर्म पॉलिसियों से या लॉन्ग टर्म पॉलिसियों से नहीं कुछ बनना। आपको फंडामेंटल चेंज लाना होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज में। आपको ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी छोड़ के सेल्फ रिलायंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर आना पड़ेगा और उसमें अवाम की सपोर्ट के लिए उनकी शमूलियत लानी पड़ेगी। डंडा सरकार से नहीं आप कर सकते। बात तो करते हैं हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है, उनके जो इंपोर्ट की जिनको इजाजत दी थी, उनको चंद इतने साल में अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है, अपना यूनिट लगाना है, तो फिर तो उनको इजाजत मिली थी। हमारे आज तक क्या हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में? क्या हुआ आज तक गाड़ियाँ वसीरा के अभी तक इंपोर्ट हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, कोई चीज़ आज तक मैन्युफैक्चरिंग तो हम सुई भी नहीं बना सके। अयूबी साहब, वही स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ना, कि फंडामेंटल पॉलिसी नहीं है, डंग टपाओ पॉलिसी है, शॉर्टफॉल होनी है। क्या कर रहे हो? अच्छा इंपोर्ट खोल दो, इंपोर्ट आएगी, इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाएंगे, उससे पूरे करेंगे, वाह वाह वाह, महंगाई बढ़ेगी, हम कहेंगे हमने टैक्स इकट्ठे कर लिए। टैक्स चोरी को रोकने के लिए, सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी SROs आ जाते, इससे भी कोई हमारी इकोनॉमी पे कोई असरात होते। देखें, ये जहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप पॉलिसी पे जाएं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हम कतरों की बात कर रहे हैं जबकि समंदर हम ज़ाया कर रहे हैं। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अभी यह बात कर रहे थे मेरे दोस्त वो चाइना स्कैंडल की, जो बड़ा फेमस हुआ था कि हमारा और चाइना का जो डाटा शेयर हुआ था उसमें डिफरेंस था। $4 बिलियन का इनिशियली रिपोर्ट हुआ था, रुपए में ये बनता है तकरीबन रफली कह लें 1200 अरब रुपए। अब ये हमारी रेवेन्यू शॉर्टफॉल कितनी है? 468, ठीक है। और उसी वक्त जब ये स्कैंडल रिपोर्ट हुआ था, जब इस पे इन्वेस्टिगेट हुआ था, आई थिंक इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर थे 22 में इमरान खान की हुकूमत के बाद, शमशाद साहब, उन्होंने कहा था 4 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना, जर्मनी, सिंगापुर और एक और था, इनसे जो हमें फिगर्स मिली हैं और जो हमारी रिपोर्ट हमें जो उनसे मिली थी वो थी तकरीबन 7.3 बिलियन का फर्क था। 26.3 हमें उनसे मिली थी और 19 बिलियन हमारे पास आई थी रिपोर्टेड। 7.3 बिलियन करें 1000 रुपयों में कन्वर्ट, 2100 अरब। आप 468 बिलियन को रो रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ पॉलिसीज का। अगर अब आप इस पे स्मगलिंग पे आ जाएं, बाकी चीजों पे आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आप इन्हीं
رجیم انہی ٹیکس پیئرز کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں. اگر آپ بیس بڑھائیں تو بات ہی اور ہے. آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, آپ ترقی یافتہ ملکوں کے لیول پہ جا سکتے ہیں. صرف یہ ہے آپ کو پالیسیز چینج کرنی پڑے گی. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وتھ پبلک بیکنگ. پیپر لیس ٹیکسیشن, ڈیجیٹلائزیشن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, دونوں سے ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. جس طرح اب یہ جو ڈیٹا میں فرق آیا ختم ہو سکتا ہے, پھر اس سے ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. امپروومنٹ لا سکتے ہیں, کرپشن کر سکتے ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں نا اکانومی کو بالکل ریوائٹلائز کر دیں, اس میں یہ ایک اہم حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے, لیکن خالی اس سے نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی پالیسیز درست نہیں کریں گے. بڑا اچھا یہاں پہ مثال دی تھی میرے دوست نے, دیکھیں آپ نے جانا کراچی ہے, آپ فل سپیڈ پہ دوڑ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف منہ کر کے. آپ کہیں میں نہیں لے لیتا ہوں جیگوار یا ریسنگ کار اور سپیڈ بڑھا دیتا ہوں. اس نے آپ کو کمفرٹ دی ہے, فیسلٹی دی ہے, لیکن منہ غلط طرف ہے. اس کا منہ کراچی کی طرف موڑیں, پھر کراچی جلدی پہنچیں گے. جمیل صاحب اینڈنگ ہے سر, کیا 1 منٹ کی تجویز ہے, شارٹ فال بھی نہ آئے اور اکانومی بھی درست ہو؟ ایک ہی تجویز ہے کہ ٹیکس بیس بڑھائیں, براڈنگ کریں, براڈنگ ٹیکس بیس پہ لگ جائیں. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. عمر صاحب, ٹیکس ٹو جی ڈی پی اور آبادی کے لحاظ سے ٹیکس پیئر کی تعداد ممکن ہے؟ دیکھیے آپ کو ٹیکس گزاروں کی تعداد تو ہر صورت بڑھانی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو حکومتی خرچے بھی کم کرنے چاہیے. پاکستان کو سلوشن چاہیے نا. پیسہ آپ اتنے خرچے کر لیں جتنے مرضی خرچے کریں. نہیں وہ غلط ہے نا جی, یہی تو پرابلم ہے. عوام کیوں ٹیکس نہیں دیتی؟ جب آپ ناجائز خرچے کریں گے تو عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا نا آپ کے اوپر, پھر ٹیکس نہیں کلیکشن پہ انحصار ہی نہ کریں. آپ کو پتہ کر کے کھانا ہے, ہم نے محنت کر کے کھانا, اس پہ انحصار کریں. غیر ملکی قرضے مل جاتے ہیں آپ کو, آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے. قرضے لے کر کوئی پاکستان میں تھوڑی لگائیں. اگر اتنا قرضہ پاکستان میں لگا ہوتا تو پاکستان تو جنت بن جاتا. آپ تو قرضہ چوری کر کے باہر لے گئے سارا پیسہ. آپ کو پراپرٹی ڈیلروں کی حکومت نہیں چاہیے. بھائی نے بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ, جمیل اختر بیگ صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر ظہیر میر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ابھی پروگرام تک افضل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.